हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम बारीकी से सोल्व कर रहे हैं। तो अगर आपने इस सीरीज का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है जिसको हमने कल ही सोल्व कर रखा है, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं हूँ दीपक सिंह, आप देख रहे हैं एग्री लर्नर्स पॉइंट। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक और बात आप सुन लीजिए कि अब यहाँ पर आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जितने भी ओल्ड पेपर है उनका हम फुल में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो हम पेपर सोल्व करेंगे इसके बाद में वो हमारे सेकंड चैनल पर किए जाएंगे। इसलिए अगर आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सेकंड चैनल की, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्री बाय दीपक सर, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में जितनी भी आपकी क्लास लगेगी वो उसी पर लगेगी। ठीक है, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर चैनल के लोगो पर आप जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर आपको सेकंड चैनल दिखाई देगा, तो उसे आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट किस्म में जाना था कि पूसा यमदाकिनी किसकी किस्म होती है, और आपको यहाँ पर बताया भी गया था, याद रखिएगा। एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, किसकी होती है, याद रखिएगा, गाजर की होती है। किसकी होती है, गाजर की होती है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम जानेंगे कि अवलेह में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ मतलब टीएसएस। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, टीएसएस की मात्रा। तो टीएसएस होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, टीएसएस होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड। क्या होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है। ओके, और अगर आपसे पूछता है अवलेह में, तो ये कितना होता है, ये होता है 65% होता है। कितना होता है, 65% होता है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लौकी में नर फूलों के अधिक उद्भव का कारण क्या होता है। क्या पूछा गया है, याद रखिएगा कि नर फूलों के अधिक उद्भव का कारण क्या होता है। उच्च तापक्रम व अधिक नाइट्रोजन, निम्न तापक्रम व अधिक नाइट्रोजन, उच्च तापक्रम व अधिक फास्फोरस, उच्च तापक्रम व अधिक पोटास। आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप हर एक क्वेश्चन का साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दे सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी और आपके क्वेश्चन से वो याद भी होते रहेंगे। ओके, इसलिए साथ साथ आप राइट आंसर कमेंट करते रहिए। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा कि लौकी में जो नर फूलों की अधिक उद्भव, मतलब नर फूल है उनकी संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। लेकिन इसका रीज़न क्या रहता है, ठीक है, तो इसका जो रीज़न रहता है, इसका जो कारण रहता है वो होता है हाई टेम्परेचर और अधिक नाइट्रोजन का अगर आप इस्तेमाल करते हो, आप प्रयोग करते हो, तो उससे क्या होता है, जो नर फूल है उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें, ये इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि पौधशाला में, पौधशाला मतलब नर्सरी में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयोगी रसायन कौन सा होता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये समझिए कि जो मिट्टी शोधन क्या ऐसा है, लेकिन ये किया क्यों जाता है। क्या आपको ये पता है कि आपने ये तो पढ़ लिया कि जो नर्सरी है इनमें हम क्या करेंगे, मिट्टी का हम शोधन करेंगे, लेकिन क्यों, इसका रीज़न भी तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप रीज़न देख लीजिए। तो याद रखिए, मिट्टी शोधन का जो रीज़न रहता है ये रहता है कि मान लीजिए कोई सा भी ऐसा रोग है जो कि क्या होता है, मर्दा जनित होता है, मतलब मर्दा से फैलता है। मर्दा से कैसे फैलता है, क्योंकि याद रखिएगा मर्दा में क्या होता है, मान लीजिए कोई सा भी एक रोग होता है तो उसके स्पोर्ट्स निकलते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स निकलते हैं मतलब जीवाणु निकलते हैं, और ये जीवाणु क्या है, मर्दा में पड़े रहते हैं, मर्दा में पड़े रहते हैं। और ये क्या करते हैं, जब भी कोई नया प्लांट हम ग्रो करते हैं उसमें, तो क्या होता है, ये उस पर अटैक कर देते हैं, उस पर प्रभावित हो जाता है। इसलिए याद रखिए, इन स्पोर्स को, इन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी का शोधन हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयोगी रसायन कौन सा होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो मिट्टी का शोधन किया ऐसा है, ये राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, जो नर्सरी में मिट्टी शोधन किया ऐसा है, किसके द्वारा किया ऐसा, ये क्या ऐसा है, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा किया ऐसा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया इनमें से विजातीय चुनिए। तो याद रखिएगा, इनमें से विजातीय चुनिए। विजातीय का मतलब है इनमें से, यानी अलग को छाटिए। पहले आप ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप इसका राइट आंसर पक्का दे दोगे। ठीक है, फजली, केसर, दशहरी या फिर हलावी। फजली, केसर, दशहरी या फिर हलावी। तो आपको क्या लगता है इन सभी में से अलग कौन सा है। तो याद रखिएगा, ये होता है हलावी होता है। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा केसर,
फजली और दशहरी, ये सभी किसकी वैरायटी होती है? आम की वैरायटी होती है। किसकी होती है? आम की वैरायटी होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हलावी, तो हलावी किसकी होती है? खजूर की होती है। तो अलग हो गया ना, 3 तो ऑप्शन किसके हैं? आम के, और एक है खजूर का। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आम की किस किस्म में उत्तकशीय विकृति अधिक पाई जाती है? यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? याद रखिएगा, जो टिश्यू मतलब याद रखिएगा, उत्तकशीय जो विकृति है ये कौन सी वैरायटी में सबसे ज्यादा देखी गई है? कौन सी? याद रखिए, स्पंजी टिश्यू। स्पंजी जो टिश्यू है ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है? दशहरी, केशर, आम्रपाली या फिर अल्फांसो। तो आप सभी को इसका तो राइट आंसर पता ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपको कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आम की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें स्पंजी टिश्यू की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, तब आपको क्या बताना है? याद रखिएगा, अल्फांसो में होती है। किस में होती है? अल्फांसो में होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फल वृक्षों को लगाने की षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? याद रखिएगा, यहाँ पर किसकी तुलना की गई है? एक होता है, याद रखिएगा, वर्गाकार, एक होता है षटभुजाकार। ठीक है, तो किसकी तुलना किससे की गई है? यानी वर्गाकार की तुलना किससे की गई है? षटभुजाकार मेथड से की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसमें तो 4 पौधे हम लगा रहे हैं, इसमें हम 6 पौधे लगा रहे हैं। तो इससे इस पौधे मतलब इस मेथड में कितने अधिक पौधे हम लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट याद रखना है, 15% अधिक पौधे हम लगा सकते हैं। कितने अधिक परसेंट? मतलब कितने परसेंट अधिक हम पौधे लगाए जा सकते हैं षटभुजाकार मेथड में? ये लगाए जा सकते हैं 15%। ठीक है, डायरेक्ट आप याद रखिए 15%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खजूर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है? हलावी, जाहिदी, मेडजूल या फिर सामरान। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा है जो लेट वेराइटी होती है वो कौन सी होती है? मेडजूल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि फूल गोभी में भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होता है? यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है? याद रखिएगा, फूल गोभी में जो भूरी गलन व्याधि मतलब ब्राउनिंग जो रोग होता है, कौन सा रोग? ब्राउनिंग जो रोग होता है, ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है बोरोन तत्व की कमी से होता है। किससे होता है ब्राउनिंग? ये होता है बोरोन तत्व की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय ये स्थित है, याद रखिएगा, गुड़गांव में। और गुड़गांव कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, हरियाणा में स्थित है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय मतलब जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव। और गुड़गांव कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, हरियाणा में स्थित है। इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, तो ये तो कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछता है NHM मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2005 से 6 के मध्य की गई थी। कब की गई थी? याद रखिएगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत ये की गई थी 2005 से 6 के मध्य की गई थी। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले याद रखिएगा कि अब आपका जो कंप्लीट पेपर होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, जब हम ओल्ड पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपके सेकंड चैनल पर, मतलब जो हमारा सेकंड चैनल है एग्री बाय दीपक सर, तो उस पर हम सोल्व करेंगे। इसलिए जो भी नई स्टूडेंट है, और अगर आपने चैनल सेकंड वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी आगे आने वाली जो भी क्लासेज है या फिर जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको सेकंड चैनल पर मिलेगी। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जितने भी ओल्ड पेपर है अब से वहाँ पर ही सोल्व हम करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल के लोगो पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको सेकंड चैनल के नाम से एग्री बाय दीपक सर का चैनल दिखाई देगा, तो वहाँ पर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और पास के बेल आइकन को भी आप दबा सकते हो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में सोनामुखी की खेती का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मतलब याद रखिएगा, सनाई या सोनामुखी की खेती कहाँ पर की जाती है?
तो याद रखिएगा ये की जाती है जोधपुर में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? जोधपुर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भेड़ के मांस को क्या कहते हैं। तो ये तो आप सभी को पता है कि याद रखिएगा भेड़ के मांस को क्या बोला जाता है? मटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भेड़ के मांस को मटन बोला जाता है। बफन किसके बोला जाता है? भैंस के मांस को बफन बोला जाता है। बीफ किसको बोला जाता है? गाय के मांस को बीफ बोला जाता है। और चिकन तो आप सभी जानते ही होंगे कि मुर्गी के मांस को चिकन बोला जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि मटन तो बोला जाता है भेड़ के मांस को, बफन बोला जाता है भैंस के मांस को, बीफ बोला जाता है गाय के मांस को, और चिकन बोला जाता है मुर्गी के मांस को। ठीक है, सभी क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया था कि टैटूइंग क्या होता है। टैटूइंग होता क्या है? एक तरीका पशुओं की पहचान करने का, एक तरीका पशुओं को बेहोश करने का, एक बीमारी का नाम या फिर एक पक्षी का नाम है। टैटूइंग होता क्या है? तो याद रखिएगा टैटू, आपने ये तो सुना होगा ना, टैटू लगाना। ठीक है, तो टैटू क्यों लगाते हैं? ताकि उनकी अलग से पहचान हम कर सकें। ठीक है, टैटू या फिर टैटूइंग उसी से संबंधित है जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में भी हम करते हैं टैटू। आपने भी लगाया होगा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने टैटू कटा रखा होगा। तो क्यों करते हैं? ह्यूमन में तो अलग बात होती है, ये तो कुछ डिज़ाइन वगैरह के लिए करते हैं, कुछ फैशन वगैरह निकालते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए कुछ एनिमल्स है जिसमें हम टैटूइंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है ये रहता है इनकी पहचान करने का। क्या करने का? इनकी पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें टैटूइंग की क्रिया कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्वर हुआ, तो स्वर में हम क्या करते हैं? स्वर में हम क्या करते हैं, तो इनके जो कान हैं उनको हम काट देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे कि भेड़, तो भेड़ में हम क्या करते हैं, इनका हम पेंट कर देते हैं, मतलब इनमें रंग हम लगा देते हैं ताकि हम इनकी अलग से हम इनकी पहचान कर सके। ठीक है, तो ये सारे मेथड होते हैं, याद रखिए ये क्या होते हैं? पशुओं की पहचान करने के मेथड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल कौन सी होती है? तो वो होती है, याद रखिएगा, थार पारकर होती है। कौन सी होती है? दोहरे उद्देश्य वाली, मतलब डबल पर्पज वाली, ड्यूअल पर्पज जो ब्रीड होती है वो कौन सी होती है? थार पारकर होती है। इसके साथ साथ आप एक और नोट कर सकते हो कि हरियाणी या फिर हरियाणा। ठीक है, जो हरियाणवी नस्ल होती है ये भी क्या होती है? याद रखिएगा डबल पर्पज के लिए ही इसे पाला जाता है। ठीक है, दोनों को आप नोट कर सकते हो, दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान क्या है। तो अब इस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका जो ओरिजिन प्लेस है, इसका जो नेटिव प्लेस है, ये कौन सा है। अब याद रखिएगा किस बारे में पूछा गया है? सूरती नस्ल के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सूरत, सूरती से आपको क्या याद रखना है? याद रखिएगा सूरत। और सूरत कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। सूरती नस्ल का ओरिजिनल प्लेस आप कैसे याद रखोगे कि सूरती नस्ल मतलब सूरत कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। सूरती मतलब सूरत और सूरत मतलब गुजरात। ठीक है, मतलब इसका जो उत्पत्ति स्थान है ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। क्या पूछा गया है? विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? चेचक, रानीखेत, अतिसार या फिर निमोनिया। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि वायरस के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है। सभी को एक बार देख लीजिए कि रानीखेत, अतिसार, निमोनिया, तो इनमें से राइट आंसर आपका क्या होगा? तो याद रखिए जो अतिसार होता है ये वायरस के द्वारा नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? याद रखिएगा अतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि रानीखेत रोग किससे संबंधित है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि रानीखेत रोग का संबंध किससे होता है? मुर्गियों से होता है, मतलब कुक्कुट से होता है। मुर्गियों से होता है मतलब कुक्कुट से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कृमिहार दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? पाइपराजिन, पोटेशियम परमैंगनेट, थायोबेंडाजोल या फिर फेनवेंडाजोल। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? आप यहाँ पर देख सकते हो और राइट आंसर आप बता सकते हो। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा कि कृमिहार दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये क्या है? याद रखिएगा मतलब किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का हम प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सवाई चाल और तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं। सवाई चाल और तेज दौड़ने वाले बैल किसके होते हैं? तो याद रखिएगा, ये होते हैं नागौरी नस्ल के होते हैं। किसके होते हैं? नागौरी नस्ल के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय कौन सा रहता है? शुरू होने से 6 घंटे तक, मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक, शुरू होने से 4 घंटे तक, या फिर अंतिम अवस्था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा, ये क्या रहेगा कि जो गर्भधारण का उत्तम समय होता है, मादा पशुओं का गर्भधारण का जो उत्तम समय रहता है, ये क्या रहता है? याद रखिएगा, ये रहता है जो मध्यकाल के 12 से 18 घंटे तक, मतलब 12 से 18 घंटे का जो बीच का समय रहता है, ये याद रखिएगा गर्भावस्था का सबसे उत्तम समय माना जाता है। ठीक है, जब उसकी हीट पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उससे क्या होता है कि 12 से 18 घंटे तक का जो बीच का समय रहता है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि सर्वप्रथम नवजात बछड़ों बछड़ियों को पिलाना क्या चाहिए, या फिर क्या पिलाया जाता है? जो नवजात जो बछड़े होते हैं, इनको क्या पिलाया जाता है? खीस, दूध, पानी, या फिर ग्लूकोज का घोल? क्या पिलाया जाता है? तो आप सभी को पता है कोलेस्ट्रम पिलाया जाता है, मतलब खीस पिलाया जाता है। याद रखिएगा, जो नवजात बछड़े या बछड़ियाँ होती है, तो इनको क्या पिलाना चाहिए या फिर क्या पिलाया जाता है? खीस पिलाया जाता है, ताकि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि गाय, भेड़, बकरी में इंसाइजर या फिर कृंतक दांत कहाँ पर होते हैं? मतलब केवल ऊपर जबड़े में, केवल नीचे के जबड़े में, दोनों ऊपर नीचे जबड़ों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या पूछा गया है यहाँ पर? क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कृंतक दांत। गाय, भेड़, बकरी में जो कृंतक दांत है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ऊपर के जबड़े में, नीचे के जबड़े में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, जो कृंतक दांत होते हैं, ये केवल याद रखिएगा नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? केवल और केवल नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना है? गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना है? 1 से 3%, 4 से 5%, 7 से 10%, या फिर 8 से 11%? तो याद रखिएगा, गाय के दूध में जो वसा है, ये कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है 4 से 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? याद रखिएगा, ये जो मेरिनो नस्ल है, ये किस देश की है? तो याद रखिएगा, ये होती है स्पेन की होती है। किसकी होती है? स्पेन की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? ठीक है, मरते हैं मतलब उनकी डेथ होती है ज़्यादा, लेकिन क्यों? इसका रीज़न क्या रहता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कि असंतुलित व अल्प आहार से, दवा व चिकित्सा के अभाव से, परजीवियों के प्रकोप से, या फिर उपयुक्त सभी? दोबारा से देख लीजिए कि हमारे देश में जो पशु मरते हैं, इनका कारण क्या होता है? कि असंतुलित व अल्पाहार से, दवा व चिकित्सा के अभाव से, परजीवियों के प्रकोप से, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? याद रखिए, उपयुक्त सभी। क्यों रहता है? याद रखिएगा, रीज़न मतलब सबसे ज़्यादा जो पशु मरते हैं, इनका रीज़न क्या रहता है? ये सभी रहते हैं, मतलब असंतुलित व अल्पाहार से, दवा व चिकित्सा के अभाव से, और परजीवियों के प्रकोप से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि ट्रोकार कैनुला किस रोग से संबंधित है? ट्रोकार कैनुला किस रोग से संबंधित है? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है ट्रोकार कैनुला, तो ये किससे संबंधित होता है? ये होता है टिम्पेनाइटिस या आफरा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? टिम्पेनाइटिस या फिर आफरा से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि टिम्पेनाइटिस या आफरा एक रोग है, मतलब जो रोग होता है, ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, मतलब जीवाणु जनित, विषाणु के द्वारा, मतलब विषाणु जनित, फफूंद के द्वारा, मतलब फफूंद जनित, आहार के द्वारा, मतलब आहार जनित। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो आफरा रोग होता है, ये होता है आहार जनित। आफरा जो रोग होता है, ये क्या होता है? आहार जनित होता है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए कोई सा भी आप हरा चारा खिला रहे हो पशु को, तो अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा हरा चारा अगर खिला दिया पशु को, तो उसका क्या होता है? पेट थोड़ा फूल जाता है, थोड़ी सी उसमें स्वेलिंग आ जाती है।
ठीक है। तो ये पेट का फूलना ही क्या कहलाता है? आफरा कहलाता है। पेट का फूलना ही क्या कहलाता है? आफरा कहलाता है। और ये क्या होता है? आहार जनित होता है। मतलब अगर उसे कच्चा हरा चारा ज्यादा मात्रा में खिलाई दिया जाता है तो उससे क्या होता है? उसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न होता है जिससे क्या होता है? उसका पेट फूल जाता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है आफरा। और आफरा क्या होता है? आहार जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि फाउल पॉक्स रोग होता है, मतलब ये किसके द्वारा होता है? फफूंद जनित, विषाणु जनित, जीवाणु जनित या फिर प्रोटोजोआ जनित। तो याद रखिएगा कुक्कुट, तो ये होता है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा फाउल पॉक्स रोग ये होता है वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी भैंस के सींग छोटे जलेबी के आकार के मुड़े होते हैं। आप यहाँ पर एक बात नोटिस करिए कि इसमें ऐसा क्या पूछा गया है, मतलब ऐसी कौन सी ब्रीड होती है जिसके सींग क्या होते हैं? जलेबी के आकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? जलेबी के आकार के होते हैं। सूरती, जाफराबादी, मुर्रा या फिर नीली रावी। तो आप सभी को पता है कि ऐसी कौन सी भैंस है जिसके सींग क्या होते हैं? जलेबी के आकार के होते हैं। तो वो कौन सी होती है? वो होती है मुर्रा होती है। कौन सी होती है? मुर्रा नस्ल होती है जिसके सींग जलेबी के आकार के मुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा कब पिलानी चाहिए? वर्ष में एक बार, प्रत्येक महीने में, वर्ष में 2 बार या फिर 2 वर्ष में 1 बार। आपको क्या लगता है ये जो पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलाई जाती है ये कितने समय में पिलाई जाती है? तो याद रखिएगा ये पिलाई जाती है वर्ष में 2 बार। राइट आंसर क्या रहेगा? वर्ष में 2 बार, मतलब थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अब आपकी जितने भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो पेपर होंगे वो हमारे सेकंड चैनल पर होंगे और उसका नाम है एग्री बाय दीपक सर। या तो आप चाहे तो आप सर्च कर सकते हो एग्री बाय दीपक सर, या फिर आप चैनल के लोगों पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको सेकंड चैनल दिखाई देगा तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन है, आपको याद रखिएगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा लिंक, तो वहाँ से अभी आप सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे कि आपकी जितनी भी जो क्लासेज है वो आप सही से अटेंड कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तो याद रखिएगा ये होती है पूर्णहस्त विधि होती है। कौन सी होती है? पूर्णहस्त विधि होती है, मतलब फुल एंड मेथड होता है। क्या होता है? फुल हैंड मेथड होता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए इसमें तो ना तो जो पशु को ना तो पैन होता है और किसी भी प्रकार का रोग होने का डर नहीं होता है। क्या होता है? रोग होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। इसलिए याद रखिएगा सबसे बेस्ट मेथड कौन सा माना गया है? पूर्णहस्त विधि को ही माना गया है। ओके, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।